स्वागत है आप सभी का डीएलओ स्टडी चैनल में। आज हम साइंस का रिवीजन करेंगे बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है जो थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो 6 जुलाई से स्टार्ट है। तो इसीलिए हम आज जो रिवीजन करेंगे साइंस का रिवीजन करेंगे, क्योंकि साइंस के जो टोटल नंबर आते हैं वो 25 नंबर का पेपर होता है। 25 नंबर में मिनिमम आपको इसके हाफ लगभग 13 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। अब 13 नंबर पास होने के लिए तो रिवीजन चाहिए, और ये रिवीजन क्लास उनके लिए बहुत बेहतरीन होगी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वह द्रव का क्वथनांक कितना होता है? उसका जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है उबलना स्टार्ट हो जाता है। ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचारण सरलता से होता है ऊष्मा सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। जो तांबा, लोहा और एल्युमिनियम होता है, इन ये क्या होता है, इनमें अगर आप जैसे ये छड़ है, अगर आप इसको एक साइड से इधर से गर्म करेंगे तो दूसरी साइड भी गर्मी पहुंच जाती है। यही होता है ऊष्मा का संचारण, सरलता से होता है। यही ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? तो सुचालक समझ में आया तो उसका ऑपोजिट होगा, जाहिर सी बात है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता उसमें ऊष्मा का कुचालक कैसे, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पॉलीथीन तथा वायु, क्योंकि इनमें ऊष्मा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो पाती है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक, टीबी, हैजा। आपने छोटे पे देखा होगा कि जब किसी को बड़ी माता छोटी माता हो जाती है तो वो उसको मम्मियाँ लोग बोलते हैं दूर रहें उनसे, क्योंकि उनको छूने से दूसरे को स्थानांतरित हो जाता है। तो यही संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग किसे? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते, जैसे रक्तालाप, डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन इसमें हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है, ग्लूकोज शर्करा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज बीमारी हो जाती है। यदि हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत से, आप क्या समझते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्राकृतिक प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूरज है। सूरज से भाई प्राकृतिक स्रोत है। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे टेबल, फैन, कुर्सी इत्यादि। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो लाइट सोर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? विद्युत बल्ब हो गया, पेट्रोमैक्स, ये लालटेन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। पेट्रोमैक्स सिलेंडर में जलाते हैं ना गैस से, वही पेट्रोमैक्स है। शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? ये एनसीईआरटी की देन है। जी हाँ, एनसीईआरटी की देन है ये। यदि हम बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट किए। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा जिसमें छात्र घर बैठे विषय वस्तु का अध्ययन इंटरनेट, पुस्तकों तथा टेलीविजन आदि के माध्यम से करता है। उदाहरण जैसे भी क्वेश्चन आया भी था, एनसीईआरटी द्वारा प्रसारित विज्ञान शिक्षा एवं कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी विभिन्न प्रोफेसर गण के माध्यम से दिखाया जाना दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है। जी हाँ, यही दूरस्थ शिक्षा है, क्योंकि उसमें जो टीचर्स होते हैं टीवी में पढ़ा रहे होते हैं और बच्चा देख रहा होता है इंटरनेट के माध्यम से, यही दूरस्थ शिक्षा है। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानवीय हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ में आया ना प्रौद्योगिकी क्या होता है? विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से जो जो चीज़ें मानव के हित में संसाधन बनाए जाते हैं वही प्रौद्योगिकी होता है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं बताइए? राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है। इसको याद रखिएगा। राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में क्या है? स्टील के उत्पादन का अग्रणी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टील उत्पादन होता है। जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यह स्टेशन रिहंद में है। कहाँ स्टेशन है? रिहंद में। यदि हम बात करते हैं कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये अनपरा, पनकी, ओबारा है। पनकी किधर है? पनकी शायद कानपुर के पास पड़ता है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ये नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम, ट्राम्बे में है। नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम और ट्राम्बे। नाभिकीय ऊर्जा नरोरा, नाभिकी से आप याद रखिए, ना से नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम, ट्राम्बे। हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि
आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में असीत असीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा जाता है। इसके माध्यम से एकदम से जब वृद्धि होती है, हम हमारे देश में किसी चीज़ की जो वो होती है, जैसे कि गेहूं का उत्पादन हमने तेज़ी से बढ़ा दिया उन्नत बीजों का, उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से, तो ये हमारी हरित क्रांति होती है। कुक्कुट पालन के विषय से आप क्या जानते हैं? कुक्कुट पालन का तात्पर्य मुर्गी पालन से करना होता है। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है, ये इसको कुक्कुट पालन कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रायलर से प्रति वर्ष, जो ये ब्रायलर एक प्रकार की प्रजाति होती है मुर्गियों की, जो 100 से 150 अंडे देती है, तथा हाइट हॉर्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जाते हैं एक मुर्गी के माध्यम से। मुर्गी की दो प्रजातियों के नाम बताए जो अच्छी प्रजाति की श्रेणी में आती हैं। तो जैसा कि बताया था, ब्रायलर और हाइट हॉर्न, यही दोनों प्रजाति हैं। ये देखिए लिखा भी है, प्रजातियां हैं ब्रायलर और हाइट हॉर्न। रेशम उत्पादन से संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। रेशम उत्पादन, रेशम कीट शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है। रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और ब्रायलर और हॉर्न हॉट क्या है? वो मुर्गी के वो हैं, जातियां हैं, प्रजाति, अच्छी प्रजाति हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? युगलीना। कार्बन क्या है? इसके दो अपरूप बताइए। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के दो अरूप क्या है? हीरा तथा ग्रेफाइट। दो रूप हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट टाइल्स पत्थर आपके किचनों में भी लगा होगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2, इसे एल्कीन भी कहा जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं एल्कीन और दूसरे होते हैं एल्काइन। जो एल्कीन, इसका फॉर्मूला क्या है? CN2N, और इसमें संतृप्त में क्या था? CnH2n+2। और इसमें जो एल्काइन है ये है CnH2n, और एल्काइन में क्या है? CnH2n-2 है। ये -2, इसको याद रखिएगा, इसमें -2 है, इसमें 2 नहीं है, और इसमें +2 है, संतृप्त। इसको उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? जीवाणु के खोजकर्ता थे एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। जीवाणु के खोजकर्ता थे एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, जीवाणु के खोजकर्ता। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हैं? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक जीवाणु के ये पिता भी हैं। जो कि जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले दिया था? इन एरनबर्ग ने दिया था। एरनबर्ग ने जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था। दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। दो सूक्ष्म जीव सबको पता है, जीवाणु और विषाणु, जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं और बैक्टीरिया बोलते हैं। विषाणु के खोजकर्ता कौन थे? वो जीवाणु के थे। जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। और इधर पूछा गया है विषाणु के खोजकर्ता कौन है? विषाणु खोजकर्ता है इवानोवस्की। इवानोवस्की। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है? विषाणु। इसमें देखिए, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच में संयोजकता कड़ी क्या है? विषाणु। और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, युग्लिना क्या है? जीव जगत और पौधों, जो जंतु हैं उनके बीच का, और पौधों के बीच का वो कड़ी था, युग्लिना। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं विषाणु द्वारा? विषाणु क्या होता है? वायरस। अल्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा, ये सभी बहुत ही डेंजर रोग हैं। अलर्क अल्क सॉरी, इसको शायद मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि। उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है। जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी क्या करता है? ये गंगा जल में पाया जाता है ना, तो ये पनपने नहीं देता है,
किसको नहीं पनपने देता? जो उसमें गंदे बैक्टीरिया होते हैं, दुर्गंध आने लगती है, तो उनको ये पनपने नहीं देती, जीवाणु भोजन को खा जाता है, एक प्रकार का ये जो जीवाणु है ये। एड्स का पूरा नाम क्या है? हिंदी तथा इंग्लिश में बताइए। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। हिंदी वाला जरूर याद करिएगा, बाई चांस हिंदी में लिखने का नाम आ गया। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। एड्रेस, ओ सॉरी, एड्रेस कह रहे हैं हम भी। एड्स के वायरस का नाम बताइए। एड्स का वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसमें फुल फॉर्म पूछा गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। जो सबसे छोटा वायरस होता है अतिसार उत्पन्न करने वाला वायरस होता है, सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। सबसे छोटा मनुष्य में अतिसार उत्पन्न करता है, और जो सबसे बड़ा वायरस होता है चेचक का वायरस होता है। मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? मत्स्य पालन का अभिप्राय, मछली पालन आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम दर्श प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इसको समझ पा रहे होंगे कितना? 2000। हाँ, समझ जाइए इसको। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम होता है फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाक सेवा, मोबाइल आदि। इन सबसे पहले, और इसके पहले लोग किससे संदेश भेजते? पत्र, टेलीग्राम, कबूतरों आदि के माध्यम से भेजा करते थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से? मनोरंजन के प्रमुख साधन सबसे बड़ा तो कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, वीडियो गेम है, ये सब मनोरंजन के साधन हैं। आधुनिक ईंधन कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, ये सब आधुनिक ईंधन है। किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताए। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, और एक शायद ब्रह्मास्त्र भी है, चेक कर लीजिएगा आप इसको। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री तथा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री तथा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु गर्म करने पर द्रव रूप में बदल जाती है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। गलने समझ में आ रहा है ना, गलनांक से कि चीज़ें गल रही हैं। और बर्फ़ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि देखिए लिखा भी हुआ है निश्चित ताप पर जब कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाती है, तो वही उसका गलनांक होता है। देखिए अगर बर्फ़ है 0 डिग्री पर जमती है, और 0 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वो जैसे 0.1 होगा, बर्फ़ गलना स्टार्ट हो जाएगी, तो यही इसका गलनांक है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। दलहन फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम लेग्न्यूमिनोसेरम। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, राइजोबियम लेग्न्यूमिनोसेरम, इसको याद रखिएगा। इंटरफेरेंस क्या है? वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन, क्योंकि जो वायरस होता है उसमें संक्रामित कोशिकाओं द्वारा जो प्रोटीन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन्स होते हैं। इसके लिए अगर पूछ ले इंटरफेरेंस क्या, वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन ही इंटरफेरेंस कहलाते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्निमिस्योरम है, जो कि दलहन की फसलों में पाया जाता है। देखिए अभी क्वेश्चन आया भी था, नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण कौन करता है? राइजोबियम लेग्न्यूमिनोसेरम, इसको पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि मैं पहली बार इस पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अगर अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, अगर मज़ा आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, चिल कीजिए आप लोग। संजात अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में समान हों लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग हों, संजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि क्या है? समजात अंग कहलाते हैं। समरूप अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। क्यों भाई, दृष्टिकोण से अलग अलग, नहीं काम तो एक ही कर रहे हैं, उड़ाने काम कर रहे हैं उस जीव को। मनुष्य के 3 अवशेषीय अंग नाम बताइए। कर्ण पल्लव की पेशियाँ, निमेशक पटल और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये फर्जी हैं, ये अवशेषीय अंग हैं। सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? सरीसृपों तथा
पक्षियों के बीच की कड़ी है ऑर्कियोपेटेरिक्स। ऑर्कियोपेटेरिक्स क्या है? सर्पों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। किसने दिया? लेमार्क जी ने दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन जी ने दिया। किस सिद्धांत को? योग्यतम की उत्तरजीविता चार्ल्स डार्विन ने दिया। मानव तथा आदि मानव के बीच कौन सी कड़ी है? ये जो कड़ी है एप मानव है, एप मानव। पॉलीथीन कैसे बनता है? एथिलीन से पॉलीथीन बनता है, C2H4 से क्या बनता है? पॉलीथीन। और संतृप्त और असंतृप्त वाले तो आपको याद होंगे ना, C2H2, और उसमें +2 हो जाता है, एक में 2+2 नहीं होता और एक में -2 हो जाता है। और इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। लाह, ये प्राकृतिक प्लास्टिक होती होगी। प्लास्टिक कितने प्रकार की? सबको पता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। थर्मोप्लास्टिक होती है नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। देखिए जो ये थर्मोप्लास्टिक होती है ना, ये कैसी प्लास्टिक होती है? जब इस प्लास्टिक को आप एक बार गर्म करेंगे, जैसे कि आप कोई गुड्डा गुड़िया लेके आते हैं जो उसमें छोटी छोटी प्लास्टिक यूज़ होती हैं, आपकी बाल्टी हो गई, बोतल हो गई, इस प्लास्टिक को आप गलाएंगे दोबारा, इनसे दोबारा इनका रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होती है थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है कुकर का, आपने हैंडल देखा होगा, ये एक बार बन जाता है लेकिन इसको आप पिघला करके दोबारा आप इसको बना नहीं सकते हैं। यही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यही इसका मेन एग्जाम्पल है। इसको बस आप एक बार याद रखिएगा, ध्यान में अपने बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण भी जान जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन। ये याद रखिए क्योंकि मेनली क्वेश्चन ये आएगा। बेकेलाइट और मेलामाइन हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसमें नायलॉन और टेफ्लॉन पॉलीथीन हमारे थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट के बारे में से आप क्या जानते हैं? बेकेलाइट तो पहली बात तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। यह फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके इसको बनाया जाता है। बैकलाइट का उपयोग बताइए। बैकलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के रूप केस तथा बाल्टी बनाने में किया जाता है। ये सब चीज़ें बनाने में किया जाता है क्योंकि भाई रेडियो भी थोड़ा मजबूत टाइप का होता है। टेलीविज़न की जो बॉडी होती है एक बार बन गई, दोबारा गर्म करके पिघला के आप उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+N2 है और वाटर गैस क्या है? CO+H2 है। देखिए वाटर समझ में आ रहा है भाई, वाटर गैस समझ में है कि भाई जो हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, इसको याद रखिएगा आप। इसमें H2 आ रहा है, उसमें N2 आ रहा है। प्रोड्यूसर गैस। हीरा का उपयोग बताइए। कांच काटने में, आभूषण निर्माण में, क्योंकि भाई कांच तो हीरे से काटा जाता है। मरूद भिद पौधों जैसे नागफनी की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती है। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टीबी, जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, और टाइफाइड, लेम्प्रोसिस, कालरा, ये सब जीवाणु के रोग हैं। और वैसे तो शायद हैजा भी जीवाणु से ही होता है। नींबू का सिट्रस क्रैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? वो जीवाणु का जो वो सॉरी नींबू का सिट्रस क्रैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? जीवाणु का वो है जेंथोमोनास सिट्री। पता नहीं क्या है, बड़ी नई चीज़ हमारे लिए भी है। जेंथोमोनास सिट्री। दूध को दही से बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैलिसिस जीवाणु को दूध से दही में बदलता है। लाभदायक जीवाणु के नाम बताइए। राइजोबियम, लेग्न्यूमिसोरम, जो कि अभी हम लोग को देखा था वो क्या है, ये है याद रहेगा आपको, नाइट्रोस्मोनास, और तीसरा क्या है? नाइट्रोबैक्टर और लैक्टोबिसिस। इन दोनों को याद रखिएगा। इसको अभी मैं खुद नोट डाउन करके रख लूँगा आपको, और PDF लिंक में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म जैविक, माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि भाई समझ में आ रहा है, माइक्रो से छोटा छोटा चीज़ें होती होंगी भाई। सूक्ष्म जैविक के पिता कौन हैं? एंटिनो निवॉन ल्यूनहॉक सूक्ष्म जैविक के पिता हैं। एंटिनो ल्यूनहॉक सूक्ष्म जैविक के पिता हैं। विषाणु वायरस में कौन से अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? DNA तथा RNA पाया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे बनता है? उदाहरण देकर बताइए। वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे बेंजीन। क्या?
वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का उदाहरण बताइए। एल्केन का जो उदाहरण है, कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी पाया जाता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसके हैं? एल्केन के। और एल्कीन के इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और जैसे कि उदाहरण के लिए है एथिलीन, एल्कीन का उदाहरण एथिलीन, और एल्काइन का है एसिटिलीन। एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसका है? एल्केन के। एल्कीन के हैं एथिलीन, एल्काइन के हैं एसिटिलीन, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बस आप समझ लीजिएगा, केन में एक मात्रा लग रही है तो सिंगल बॉन्ड, कीन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कीन डबल बॉन्ड, काइन लग भी रहा है, काइन त्रिक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मेथेन, एथेन, एसिटिलीन तथा एथिलीन तथा एसिटिलीन का सूत्र बताइए। मेथेन का क्या है? CH4, एथेन का C2H6, एथिलीन का C2H4, एसिटिलीन का C2H2। ये सब चीज़ें याद रखने लायक है। मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4 और एसिटिलीन C2H2। एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। पेरिपेटस, पेरिपेटस क्या है? एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है ये। पर्णाभ पर्णाभ पर्व किसे कहते हैं? कुछ पौधे जैसे एस्पेरेगस में पर्णकाय स्तंभ पर केवल एक पर्व नोड होता है, इसे पर्णाव पर्व कहते हैं। ये कुछ अलग चीज़ है, इसको आप थोड़ा रट लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। जलीय पौधों की पत्तियां की विशेषता बताइए। जलकुंभी की पत्ती ऊपरी सतह पर मोमी पदार्थ की तरह होती हैं, क्योंकि भाई जो होती हैं चिकनी चिकनी होती हैं वो। जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं, सिंगाड़े में पर्णवृंत फूला हुआ होता है, क्योंकि भाई पानी भर जाता है वो तो फूल जाता है। जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं, जड़ें रेशेदार होती हैं, मूल रोम अनुपस्थित या कम विकसित होता है। ये इसकी 3 विशेषताएं। अगर पूछे जलीय पौधों की जड़ें कैसी हैं, तो जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं, जड़ें रेशेदार होती हैं, मूल रोम अनुपस्थित या कम विकसित होता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? इसमें गलफड़ा पाया जाता है, सबको पता है। मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं क्या हैं? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा नामक पौधों की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। अरे देखिए 130 फीट गहरी, काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं। जैसे जैसे ये क्या लिखा है? एस्पेरेगस, एस्पेरेगस। जीवों का विलुप्तीकरण का कारण बताइए। जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन होता है। वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। विलुप्त जीवों में गिद्ध, सर्पगंधा आदि जीव हैं। कि भाई देखिए गिद्ध भी खत्म हो गए, सबको पता है। कुक्कुट पालन जैसे कि पता था मुर्गी पालन से होता है। हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति जनक कौन है? इनके जनक हैं नॉर्मन ई बैरेलॉग, हरित क्रांति के जनक है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में होता है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दीवार या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होकर आती हैं तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, जैसे इंग्लिश में इको कहते हैं। मधुमेह डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह डायबिटीज़ क्या है? मधुमेह डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा, शुगर, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त शर्करा की मात्रा से संतुलित रहता है। अनियमित जीवन शैली में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, ये अनियमित, इसलिए अपने आप को नियमित रखें। हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। ज़्यादा वसा तथा सेवन करना। जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? जीवाणु में होने वाली बीमारियां टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गोनोरिया, और ये क्या है? सिल्फिस आदि हैं। विषाणु वायरस की होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? पोलियो, एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसौदा, खसरा, ट्रैकमा, हेपेटाइटिस आदि ये विषाणु के द्वारा होता है। डेंगू देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जितनी बीमारियां हैं ये सब किसके द्वारा हो रही हैं? विषाणु वायरस के द्वारा माध्यम से हो रही हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। डेंगू वायरस, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता और गलसौद शायद गले में की बीमारी होती है, सूजन हो जाती है, खसरा, ट्रैकमा, पीलिया, हेपेटाइटिस।
सरल लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G में संबंध बताइए। इस फॉर्मूले को याद कर रखिएगा। T=2π√L/G। T=2π√L/G। ये किसका है? सरल लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय G त्वरण में संबंध है ये। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण G के मान का कितना गुना होता है? 1/16 1/6 गुना होता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए, उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है, प्रभावी लंबाई घट जाती है, आवर्तकाल घट जाता है। देखिएगा, इसको समझिएगा, प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा इसको तो, कि कैसे होता है जब लड़की झूला झूल रही है और अचानक से खड़ी हो जाए झूला झूलते झूलते, तो उसके प्रभावी लंबाई और आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो गुरुत्व केंद्र होता है भाई वो ऊपर की ओर उठ जाता है, क्योंकि लड़की एकदम जब झूला झूल रही एकदम से खड़ी होगी तो हो सकता है वो काफ़ी ऊपर उठ जाएगा, और जो प्रभावी लंबाई है वो घट जाती है, और आवर्तकाल भी घट जाता है। जो उसका वो आवर्तकाल क्या होता है? दोलन, जो ऐसे ऐसे करके जाता है, यही आवर्तकाल कहलाता है कंप्लीट। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की? यांत्रिक तरंगे दो प्रकार, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगे दो प्रकार की होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा की अनुदिश या समांतर होती है, ऐसी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ध्वनि है जो महत्वपूर्ण उदाहरण, की भाई ध्वनि उसी तरफ बहती है उसमें, किसमें? वायु में। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? जब तरंग गति दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तथा इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग की उदाहरण है। श्रव तरंगों की आवृत्ति बताइए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति क्या है? 20,000 हर्ट्ज। अपश्रव की तरंगे आवृत्ति 20 हर्ट्ज के नीचे होती है। किस प्रकार के तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? श्रव तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। किस प्रकार के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? पराश्रव तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। और इंसान किस तरंग को सुन सकते हैं? श्रव्य तरंगों को, जो उसकी सुना जा सकता है, और जो पराश्रव तरंगों को भी सुन सकते हैं। किसी पदार्थ के तरंग का संचरण होते समय पदार्थ की किस प्रकार की गति होती है? सरल आवर्त गति होती है उसमें। एक कंपन में चली गई दूरी क्या कहते हैं? एक कंपन में चली गई दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। वस्तु में कंपन की अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? इसको आयाम कहते हैं। एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहते हैं। किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा, वेग v तथा आवर्तकाल t में संबंध बताइए। तरंगदैर्ध्य इक्वल टू तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल, लैम्डा इक्वल टू v इंटू टी। तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल, टी क्या है? हमारा आवर्तकाल है। तरंग की चाल क्या है? v, और तरंगदैर्ध्य क्या है? लैम्डा। किसी तरंग के लिए उसकी चाल तरंगदैर्ध्य के आवर्तकाल में संबंध लिखिए। चाल इक्वल टू तरंगदैर्ध्य अपॉन आवर्तकाल, v इक्वल टू, भाई जब v पूछ रहा है उसमें, भाई उसमें पूछ क्या रहा है? उसमें पूछ रहा है आवर्तकाल में संबंध पूछिए चाल से, क्योंकि पता है भाई चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर होगा लैम्डा अपॉन टी, तरंगदैर्ध्य अपॉन आवर्तकाल। तो इस फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं? दोबारा आ गया, एक दोलन को पूरा करने में समय को आवर्तकाल कहते हैं। तरंगे कितने प्रकार की? तरंगे दो प्रकार की, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति इक्वल टू 1 अपॉन आवर्तकाल। आवृत्ति इक्वल टू 1 अपॉन आवर्तकाल। अपश्रव तथा पराश्रव तरंगों में अंतर बताइए। 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती हैं उन्हें अपश्रव कहते हैं, जिसको कुत्ते, बिल्ली आदि सुन सकते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज तक से अधिक की आवृत्ति होती है, पराश्रव तरंगे कहते हैं जी। किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध लिखिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का। तो इसमें है यदि तरंग की आवृत्ति n है, यदि तरंग की जो आवृत्ति वो n है, चाल v है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो, तो चाल इक्वल टू आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य v इक्वल टू n लैम्डा, n इंटू लैम्डा होगा जी। यांत्रिक ऊर्जा कैसे कहते हैं? क्वेश्चन आपका बीटीसी 2016 में आ चुका है। यदि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने में जो क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, जैसे आप समझ पाएंगे यांत्रिक ऊर्जा कैसी होती है। जैसे कोई मोटर है, और मोटर क्या करती है? मोटर को आपने चलाया तो वो मोटर तो भाई यांत्रिक ऊर्जा से ही चल रही, वो विद्युत ऊर्जा से चल रही है, परंतु उसमें मैकेनिकल कार्य हो रहा है ना, यांत्रिक यंत्र समझिए, यंत्र का जो कार्य चल रहा है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक तथा परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि।
यानी प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए जिसने आवाज़ लगाई है, जहाँ से टकरा के आई है, उस तल से जो न्यूनतम दूरी होगी 16.6 मीटर होगी, तो इको उत्पन्न हो जाएगा आपका। शिराएँ क्या होती हैं, इसका प्रमुख कार्य क्या है? शिराएँ नलिकाओं का समूह जो शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। सॉरी, प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? आपने गोली ठेली, गोली चलाई तो आपको खुद झटका लगता है और नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे हट जाती है, क्योंकि आप बाहर निकल रहे, नाव पीछे हट गई है। नवीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि कभी ना खत्म हो ना नवीकरणीय यह कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है। इस अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया, जैसे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हमेशा जब तक हवा चलती रहेगी आपकी ऊर्जा बनती रहेगी, और पवन ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर देते हैं। किसके माध्यम से? पवन चक्की के माध्यम से। रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? ये बीटीसी 2016 में क्वेश्चन आया है। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम, उसमें जो, ताकि अगर उससे रिसाव होना स्टार्ट हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया महक सी आ रही है, तो क्या है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन मुख्य रूप से एलपीजी मिला दी जाते हैं, जिसकी वजह से ये गैस क्या होती है, समझ में आने लगती है कि हाँ ये महक इसकी समझ में आ रही है। गंध वाला जो पदार्थ है वो एथिल आई एम रियली सॉरी, जो ये इस तो अधिकांश रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं जो कि गंधहीन होती हैं, और उसमें मिलाया जाता है एथिल मर कैप्टन, मिश्रित किया जाता है एथिल मर कैप्टन, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि गैस महक रही है। क्रांति कोण से क्या अभिप्राय है? इस लिखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा जो प्रकाश होता है कांच से जब वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। क्यों? कांच तो कम वो है और वायु क्या है? विरल माध्यम होगा, तब अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होगा। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों से अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति को अपवर्तन कोण के मान को क्रांति कोण कहा जाता है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देखिए। असंतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं, CH4, जैसे ये बना हुआ है स्ट्रक्चर C, सिंगल बॉन्ड, और इसको हाइड्रो उससे जुड़े हैं ये। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जैसे C2H2। ट्रिपल बॉन्ड तो यार एल्काइन में उपस्थित होते हैं। चलिए जो भी है देख लीजिए इसको आप। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में उपयोग किए जाने वाले कवक के नाम लिखिए। दो कवक कौन कौन से हैं? ये एक है कैथेरलस और मशरूम। वर्ण विक्षेपण क्या है? सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण विभिन्न रंगों में फैल जाती है, वही अपना वर्ण विक्षेपण होता है। इसमें 7 रंग निकलते हैं, ये मतलब वर्ण विक्षेपण है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन, अरे सॉरी हमारा टच काम नहीं कर रहा है।